नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे अयोध्या में करेंगे श्री राम लला के दर्शन। शाम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। अजमेर में बड़ा हादसा टला। बोराज तालाब की पाल टूटने से कॉलोनियों में घुसा पानी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही खाली करा लिए थे सैकड़ों घर। हिमाचल के कुल्लू में रेस्क्यू अभियान जारी। अखाड़ा बाजार में मलबे से मिले मानव अवशेष। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से 50 श्रद्धालु भरमौर से सुरक्षित लाए गए चंबा। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से दी शिकस्त। टूर्नामेंट में आज है रेस्ट डे। अगला मुकाबला शनिवार को चीन से। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेंगी। इनमें 45 शिक्षकों का चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है, जबकि 21 शिक्षकों का चयन उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे मेहनती शिक्षकों समेत सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्तिष्कों को संवारने में शिक्षकों की निष्ठा एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा सराहनीय है। प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हम उनके जीवन और विचारों को भी याद करते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया। हालांकि ये अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रहा है। आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 207.33 मीटर पर है, जबकि गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। वहीं हथनी कुंड बैराज से 1,10,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,76,850 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर थम सकता है। पंजाब के मौसम की बात की जाए तो राज्य में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बाढ़ से 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं इस आपदा के चलते अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। राज्य के 1,902 गांव अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही केंद्र की 2 टीम अब तक हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात की गई हैं।
हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कुल्लू में भारी बारिश से भुंतर के समीप पिपलागे में बशौना नाले में बाढ़ आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन की घटना में लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए हैं। उधर चंबा जिले में दुर्गम पैदल रास्ते से होते हुए 607 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है। जिला उपायुक्त मुकेश रैपसवाल के अनुसार 12 बसों में पठानकोट और 2 बसों में यात्रियों को कांगड़ा के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य भागों में हल्की बूंदाबांदी या आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 6 से 10 सितंबर तक किसी भी जिला में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में होने वाले श्री मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किए जाने का काम लगातार जारी है। आज भी सुबह 6:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान में 50 श्रद्धालु भरमौर से चंबा सुरक्षित लाए गए। मौसम अनुकूल बना हुआ है और उम्मीद है कि आज सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल उनके गंतव्य को भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अजमेर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जीवन प्रभावित हो गया है। अजमेर के बोराज गांव में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देर रात बोराज तालाब की पाल टूटने से कॉलोनियों और निचले इलाकों में पानी तेजी से घुस गया, जिससे सड़कों और घरों में जलभराव हो गया। कई घरों के भीतर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन की शीघ्र कार्यवाही से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। संभावित खतरे को देखते हुए पहले ही सैकड़ों घरों को खाली करा लिया गया है। तालाब की पाल टूटने के बाद आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री, भोजन, पानी, दवाएं और अस्थायी शिविरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल प्रशासन, पुलिस और बचाव दल हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल हालात ठीक है। हमको 3 बजे सूचना लग गई थी प्रशासन के पूरे, तो लोगों को बाहर निकाल दिया था। 3 बजे हमने स्थिति को पहले ही देख लिया था कैसा है कि उसको बाहर निकाल दिया था। पाल लगभग 11-15 पे के समथिंग टूटी है और ऐसा अभी तो कोई जनहानि हुई नहीं है। लगभग 200 लोगों को हमने पहले ही निकाल दिया है। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अमरेली, बोटाद, भावनगर और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन गुजरात में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में अब बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक और केरल में बारिश से राहत रहेगी। पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं फाजिल्का में एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य अभियान चला रही हैं। अभी तक 1500 से ज्यादा ग्रामीणों को बचाया जा चुका है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों, गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा, उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिक्षक दिवस के मौके पर विशेष शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।
अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र यानी IUCTE में हुए इस समारोह का शुभारंभ मंगलाचरण और मां सरस्वती, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा बतौर सारस्वत अतिथि व मुख्य वक्ता शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता IUCTE के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक गणमान्य शिक्षाविद उपस्थित रहे। BHU में स्थित अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र के सौजन्य से आयोजित शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। यह शिक्षक दिवस देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति, महान चिंतक, प्रख्यात दार्शनिक, कुशल वक्ता और सर्वगुण संपन्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज देश और दुनिया की स्थितियों को देखते हुए ये आवश्यक है कि हमारे देश के शिक्षक की भूमिका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी हो। देश या समाज के निर्माण में, उसके विकास में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी समाज बच्चे के रूप में अपना भविष्य, अपनी थाती अध्यापक को सौंपता है। तो इस संदर्भों में हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है अध्यापकों की। इस केंद्र का जहाँ तक सवाल है, ये अध्यापक शिक्षा का वह केंद्र है जो अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए, उनके व्यावसायिक विकास के लिए उस दिशा में काम करता है। IUCTE में मैं आज आया हुआ हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रांगण है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू IUCTE जो है टीचर्स की एजुकेशन में काफ़ी अच्छा योगदान कर पाएगा। उसमें जो है टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेगा और उसमें अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका भी यूज़ करेगा। ये शिक्षक दिवस इसीलिए होता है, शिक्षा के बारे में बात करने के लिए, शिक्षक के बारे में बात करने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया है। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। रीत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने शिक्षक दिवस के अवसर पर ओडिशा में पूरी समुद्र तट पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सुंदर कलाकृति बनाकर उन्हें नमन किया। और अब बात बदलते बिहार की। बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलाव से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। इस खास सीरीज में आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही श्रमिकों की कहानी उनकी जुबानी सुनाते हैं जो अपने घर वापस आकर बेहद खुश हैं। बिहार में तीव्र गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रोजगार की असीम संभावनाओं को राज्य में जन्म दिया है। अब यहाँ पलायन शब्द की जगह रिवर्स माइग्रेशन ने ले लिया है। तो आइए देखते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। बिहार से माइग्रेशन की बात अब अतीत का हिस्सा बन रहा है।
क्योंकि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन आज की हकीकत का हिस्सा है। 2 दशक से ज्यादा दिल्ली में और चेन्नई में 1 दशक तक काम करके बिहार लौटे मोतिहारी के मोहम्मद सगीर आलम बताते हैं, जब मुझे ये पता चला कि बिहार में ही कारखाना कंपनी लग गया है, खुल गया है, तो ये बात सुन के मैं यहाँ आया तो मेरा जॉब लग गया और मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ। एज ए फ्लोर इंचार्ज हूँ और मैं अपने यहाँ बिहार गवर्नमेंट सरकार को मैं बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बिहार में ही रह के, जो कभी आज तक ये मैं सोचा भी नहीं था कि बिहार में ही मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। सो यहाँ पे पूरा हो गया, मेरा सपना जैसा लग रहा है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया और मैं बहुत इससे अब खुश हूँ। गुरुग्राम से बिहार लौटी अनीता देवी। मेरा घर वाले को देहांत हो गया, तब से मैं यहाँ रहने लगी और यहाँ अपना काम करके अपने बाल बच्चे को, घर वाले को अपना चलाती हूँ घर। और मेरा 2 लड़का है और हम हैं 3 लोग हैं। हम लोग नज़दीक में रहती हूँ, अपना घर पे भी दिन भर काम करती हूँ और घर पे भी चली जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत परेशानी था, किराया के रूम में रहना पड़ता था और दिक्कत होता था वहाँ रहने में। हमको यहाँ अच्छा है। आरा निवासी पिंटू कुमार साहा की माने तो हमको अदर स्टेट में काम करना जाना पड़ता था और इधर जो है अपना घर पे कंपनी है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर जाने आने में बहुत दिक्कत था। समय पे घर नहीं आते थे, कोई भी जरूरी वस्त काम लगता था तो घर पे नहीं आ पाते थे। और यहाँ जो है अपना घर का है, जब मर्जी जब घर पे ही है, घर का काम हो जाता है, अपना कंपनी का काम हो जाता है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के तिरुपुर से बिहार लौटी रीता तांडी का अनुभव उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जब बिहार में आया फैक्ट्री तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पता चला तो हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अभी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे कष्ट इतना था कि बहुत दूर पड़ता था, 3000 किलोमीटर था, हम लोगों को जाने के लिए पड़ता था 3000 किलोमीटर। कुछ करना है तो उतना दूर नहीं जा पाते और घर में कुछ असुविधा हो जाता था। कोई अगर बड़े बुजुर्ग का डेथ हो गया, माँ बाप का तबीयत खराब हो गया तो हम लोगों को वो जल्दी आ नहीं पाते थे इतने दूर से। अभी हमारा गांव में हुआ है, बिहार में हुआ है, घर के पास में, तो हम लोगों को सब चीज का सुविधा हो गया है। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी, कामगारों की जुबानी। कल फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। कुमारी निधि, बिहार। श्री देवजीत घोष, असम। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, छत्तीसगढ़। श्रीमती भाविनी बेन दिनेश भाई देसाई, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। श्री हिरेन भाई हसमुख भाई शर्मा, गुजरात। श्री हिरेन कुमार हसमुख भाई शर्मा, गुजरात। श्रीमती सुनीता, हरियाणा। श्री तरुण कुमार दास, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उड़ीसा। श्री कुलदीप गुप्ता, जम्मू एंड कश्मीर। श्रीमती श्वेता शर्मा, झारखंड।
Dr. Vivek Radhakrishnan, Puducherry. Miss Madhurima Acharya, CISCE, West Bengal. Shri Kishore Kumar MS, Kerala. Shri Derulal Uzara, Madhya Pradesh. Dr. Sandeepan Gurunath Jagdale, Maharashtra. Srimati Korijam Machasana, Manipur. शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से इस वक्त सम्मानित कर रही हैं। आपको बता दें कि हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसे ही 45 बेहतरीन और समर्पित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से वो सम्मानित कर रही हैं। फिलहाल बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार बदल रहा है और बदलाव के इस दौर को खेल से नई गति मिली है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर कई योजनाएं भी सामने हैं। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुंच रहा है, इस बात को आइए जानते हैं और हमारे संवाददाता गौरव कुमार की राजगीर से ये खास रिपोर्ट देखते हैं। एक समय था जब बिहार राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कहीं नजर भी नहीं आता था, लेकिन 2022 में गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में 2 पदक आए तो गोवा में राष्ट्रीय खेलों में 7 और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में बिहार ने कुल 12 मेडल जीते। बिहार ने राष्ट्रीय खेलों में अपने पदक तालिका में लगातार सुधार किया है और अब 21वें स्थान पर है। लेकिन सुधार की ये कड़ियां एकाएक नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और सरकारी स्तर पर मिले प्रोत्साहन का नतीजा रही। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिहार सरकार खिलाड़ियों के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना लंबे समय से चला रही है, जिसके तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दी जा रही है, जिसका असर ग्रामीण स्तर पर भी देखा जा रहा है। मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ, मैं गटका खेलती हूँ और भी बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ। अर्नेस, कराटे, फ्लाइंग किक, बुसू और कुंफू वगैरह मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ, जिसमें मेरा अभी खेलो इंडिया जो हुआ था बिहार में, उसमें मैं गटका गेम में सिल्वर मेडल लाई हूँ। और मुझे बिहार गवर्नमेंट की ओर से नौकरी का भी, जॉब का भी प्रपोजल आया था, तो उसमें मैंने किया, लेकिन मेरी अभी उतनी एज या क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो मैं और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे एजुकेशन करना चाहती हूँ। मुझे मेडल ला नौकरी पाओ के तहत क्लर्क पद पर नौकरी मिली, जिस कारण मैं बिहार सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिहार में अभी 3 योजना काफ़ी मुख्य रूप से चल रही है, जिसमें पहला है प्रेरणा, दूसरा है सक्षम और तीसरा है उड़ान, जिसमें खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं जड़ से खेल और खिलाड़ी को मजबूती मिले, इसके लिए प्रेरणा, सक्षम और उड़ान जैसी खेल छात्रवृत्ति योजनाएं युवा प्रतिभाओं को समर्थन दे रही हैं। बड़े स्टेडियम के बजाय मनरेगा के सहयोग से हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। 6,800 खेल मैदान एक क्षण में एक क्लिक से सबका शिलान्यास करा दिया और 4,500 से ज्यादा खेल मैदान बनकर तैयार है। बच्चे वहां एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब तक गांव के बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, अगर उसको प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलेगा, खेल के क्षेत्र में बढ़ावा तभी मिल रहा है और भी बेहतर तरीके से बढ़ावा मिलेगा तो हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे जाएंगे। एक बात तो तय है कि सरकार ने खेलों में दीर्घकालिक सफलता के लिए राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खेल प्रोत्साहन नीतियों के भी हाथ मजबूत किए हैं और इसी का नतीजा है कि अब बिहार नए सिरे से खेलों में अपनी जड़ों को जमा रहा है।
किसी भी देश या समाज के निर्माण में खेल का अपना एक अलग योगदान होता है और इसमें भी सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो ग्रामीण स्तर का विकास होता है। बिहार में आकर के इस बात को हमने अच्छे तरीके से जाना भी और समझा भी कि किस तरह से जो भी खेल को लेकर के सरकारी योजनाएं हैं वो आम जनों तक न केवल पहुंच रही हैं बल्कि लाभार्थियों को बड़ी संख्या में इसका फायदा भी मिल रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये फिल्म महोत्सव 14 सितंबर तक चलेगा। देखिए टोरंटो से हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य की ये विशेष रिपोर्ट। सितंबर का महीना है और समय आ गया है फिर से टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इस साल विशेष एडिशन है क्योंकि 50वीं सालगिरह बना रहा है टिफ। और अगर हम बात करें कि हम कहाँ खड़े हैं तो ये किंग स्ट्रीट वेस्ट है। इसका एक हिस्सा जो है वो फेस्टिवल स्ट्रीट में परिवर्तित कर दिया गया है 10वीं बार। और जो फेस्टिवल है वो 4 सितंबर से 14 सितंबर तक होगा इस साल। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 50वां संस्करण टिफ के स्टार के आधिकारिक अनावरण के साथ शुरू हुआ। ये आयोजन टिफ लाइट बॉक्स के बाहर कनाडा के वॉक ऑफ फेम पर हो रहा है। यहाँ खुली हवा में फिल्में दिखाई जाएंगी और समारोह आयोजित किए जाएंगे। हालांकि ये महोत्सव टोरंटो शहर के कई स्थानों पर फैला हुआ है जहाँ विभिन्न थिएटरों में फिल्में दिखाई जाती हैं। टिफ 50 की ओपनिंग फिल्म डॉक्यूमेंट्री जॉन कैंडी आई लाइक मी होगी। फिल्म का निर्देशन कॉलिन हैंक्स ने किया है और इसे रायन रेनॉल्ड्स ने प्रोड्यूस किया है। आइए अब देखते हैं इस साल टिफ में क्या खास है। शुरुआत रेड कारपेट से करते हैं जहां फिल्म और फैशन जगत के वैश्विक सितारों, ऑस्कर विजेताओं और नए कलाकारों का एक अद्भुत जमावड़ा है। अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली अपनी फिल्म कूटूर के वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल होंगी। ये एक आगामी ड्रामा फिल्म है जिसका वर्ल्ड प्रीमियर 7 सितंबर को टिफ में होगा। कनाडा के अभिनेता कीनू रीव्स की फिल्म गुड फॉर्च्यून का प्रीमियर टिफ 50 में हो रहा है। साथ ही ऑस्कर विजेता निर्देशक स्टीवन सोडनबर्ग की फिल्म द क्रिसोफर्स का भी वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। स्टीवन अपनी फिल्म के सितारों माइकेला कोएल और इयान मैककेलन के साथ रेड कारपेट पर जलवा बिखेरने को तैयार हैं। इस फेस्टिवल में 291 फिल्में हैं जो 50 देशों से दिखाई जा रही हैं। इसमें कई फीचर्स हैं, कई शॉर्ट्स हैं, कई क्लासिक्स हैं और कई प्राइम टाइम टाइटल्स भी हैं। 10 फिल्में ऐसी हैं जो 19 देशों से हैं क्योंकि इसमें कई को प्रोडक्शंस भी हैं जो प्लेटफॉर्म अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं। यह अवार्ड उन फिल्मों को दिया जाता है जिनका डायरेक्शन अलग हटके हो या उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हुई हो। महोत्सव में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो प्लेटफॉर्म पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इन फिल्मों में स्टीव, हेन, द करंट्स, विंटर ऑफ द क्रो, द वर्ड ऑफ लव, टू द विक्ट्री और बिटवीन ड्रीम्स एंड होप शामिल हैं। विजेता को 20,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार मिलेगा। विजेता का नाम महोत्सव के अंतिम दिन 14 सितंबर को सामने आएगा। जो ऑफिशियल पोस्टर टिफ 50 का है उसमें हाथों का डिजाइन है। ये डिजाइन एक आइकॉनिक इमेज से लिया गया है जो कि पहले पोस्टर जो 1976 में टिफ हुआ था उसका था, वहां से लिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं CN टावर जो बड़े कनेडियन कॉजेस के लिए हम देखते हैं कि लाइट अप होता है, वो इस बार भी लाइट अप होगा। पूरे फेस्टिवल के दौरान जब सूरज ढल जाएगा तब हर घंटे ये स्वर्णीय रंग में लाइट अप होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि क्योंकि 50 साल हो रहे हैं टिफ के, तो ऐसी 50 फिल्में टिफ में दिखाई जाएंगी जो कि टिफ का जो असर हुआ है सिनेमा की संस्कृति पे इन 50 सालों में उसको दर्शाती हैं। तो कमर कस लीजिए टिफ 50 के लिए। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से।
और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण के पहले दिन भारत पवेलियन का उद्घाटन हुआ। इस पवेलियन में वेव्स बाजार आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी टिफ के इंडस्ट्री एरिया में भव्य भारत पवेलियन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चारों ओर अलग अलग देशों और क्षेत्रों जैसे यूक्रेन, साउथ कोरिया, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूरोप और स्पेन के पवेलियनों के बीच भारत का ये पवेलियन खास आकर्षण बना हुआ है। टिफ के सीईओ कैमरन बेली की मौजूदगी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय नागभूषण और टोरंटो स्थित भारत के कार्यवाहक काउंसल जनरल कपिध्वज प्रताप सिंह ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत पवेलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आगे ले जाने के लिए तैयार है जिसमें भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का वैश्विक हब बनाने की परिकल्पना की गई है। भारत पर्व करके एक फेस्टिवल बना रहे हैं जहाँ पे हमारा यंग कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल एज टैलेंटेड पीपल को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये सब हम लोग हमारे पीएम साहब का जो विजन है कि बूस्ट और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, तो उसकी तरफ कर रहे हैं। देखिए, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीपल टू पीपल और सांस्कृतिक संबंध हैं, इनके थ्रू ही हमारा जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो पिछले 4 दशकों में ऐसे ही बढ़ा है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें कि कोलैबोरेशन चल रहा है और टिफ में जो हमारा डेलीगेशन आया है उसी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। फिल्म फेस्टिवल के अधिकारियों का मानना है कि भारत की ये मौजूदगी नॉर्थ अमेरिका में भारतीय फिल्मों और कंटेंट के लिए नए रास्ते खोलने का काम करेगी। There have been partnerships in terms of collaborating on co-productions between Canada and India. We also are the hub in North America for the whole North American industry, including the US. So we believe that this is a great place to do business for the Indian industry as well. So that's another way that we'll collaborate. भारत पवेलियन न सिर्फ फिल्म और टेलीविजन तक सीमित है बल्कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों तक भी अपना विस्तार कर रहा है। वेव्स बाजार इन तमाम सेक्टर्स के निवेशकों और स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाकर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भारत के क्रिएटर्स को अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने का मौका मिलेगा। टिफ में भारत पवेलियन इसी दिशा में एक नया प्लेटफॉर्म बनकर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को कई स्तरों पर मजबूत करने का काम करेगा। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ टोरंटो से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय सेना ने लद्दाख के कोंगमारुला दर्रा पर फंसे एक कोरियाई जोड़े को बचाया है। भारतीय सेना ने कोरिया गणराज्य के ह्यून वो कुम और उनकी पत्नी को हवाई मार्ग के रास्ते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। लद्दाख के जिस क्षेत्र में कोरियाई जोड़ा फंसा हुआ था वह स्थान चुनौतियों से भरा था, जिसकी चोटियों पर खतरनाक बर्फ ढकी हुई थी। दरअसल 4 सितंबर को रात के लगभग 8 बजे भारतीय सेना को कोंगमारुला दर्रे पर 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों के फंसे होने के बारे में पता चला था। सफल बचाव के बाद व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दिया गया है। और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे अपनी पत्नी के साथ आज अयोध्या पहुंचे। तोब्गे आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री राम लला के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद भूटान के पीएम दिल्ली आएंगे। वे दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और केरल में आज ओणम का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मलयाली समुदाय के इस विशेष त्योहार में मान्यता है कि आज ही के दिन राजा महाबली पाताल लोक से प्रजा से मिलने आते हैं। इस दौरान लोग घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाते हैं, घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। साथ ही विशेष तौर पर भोजन सद्धा बनाया जाता है। इस त्योहार को खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। आज के दिन सुबह से ही गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर जैसे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम के पावन अवसर पर मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नई फसल की खुशी में मनाया जाने वाला ओणम का त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। ये त्योहार हमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से परे एकता, सहयोग और सद्भाव के महत्व की याद दिलाता है। ये त्योहार हमारे किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। इस अवसर पर आइए हम अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सभी को ओणम की शुभकामनाएं। ये सुंदर त्योहार सभी के जीवन में खुशी, उत्तम स्वास्थ्य और अपार समृद्धि लेकर आए। ओणम केरल की कालजयी धरोहर और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। ये पर्व एकता, आशा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। यह अवसर हमारे समाज में सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे तथा प्रकृति से हमारे जुड़ाव को मजबूत करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं। पैगंबर मोहम्मद ने एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया है। इस पावन अवसर पर हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भाईचारे की भावना से आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन हमारे समाज में शांति और कल्याण लाए। करुणा, सेवा और न्याय के मूल्य हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। ईद मुबारक। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसका आयोजन मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की ओर से किया गया। इस अवसर पर मदर टेरेसा के सामाजिक कार्यों और मानवता के प्रति उनके समर्पण को याद किया जाता है। मदर टेरेसा ने साल 87 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मदर टेरेसा को उनके जीवन काल के दौरान सामाजिक कार्यों के लिए भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से शिकस्त दी। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैच शुरू होने के चंद मिनट में ही मलेशिया ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 पर खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत को मिले पेनल्टी कॉर्नर को मनप्रीत सिंह ने गोल में बदला और स्कोर 1-1 कर दिया। जल्द ही टीम इंडिया के लिए दूसरा गोल सुखजीत ने किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले भारत ने एक और गोल दाग मैच में 3-1 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में भारत को एक और कामयाबी मिली। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मैच को 4-1 से अपने नाम किया। प्रतियोगिता में आज रेस्ट डे है। अब शनिवार को सुपर 4 के मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। एशिया कप हॉकी में मलेशिया पर धमाकेदार जीत के बाद फाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी को मजबूत करने वाली भारतीय टीम अब अपनी अगली चुनौती चीन से भिड़ने के लिए तैयार है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अजय रही है। टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह मानते हैं कि कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां टीम को काम करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने टीम पर किसी तरह के दबाव की बात से इनकार किया। एशिया कप 2025 की विजेता टीम अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेगी। भारत ने सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले को जीत लिया है। उस वक्त हमारे साथ हार्दिक सिंह हैं। हार्दिक, अच्छी फाइट देखने को मिली। हालांकि शुरुआत जो थी वो कहीं ना कहीं दबाव जो था वो मलेशिया ने बनाने की कोशिश की और गोल भी किया, लेकिन उसके बाद आप लोग पूरी तरह से उभर करके आए। आई थिंक सर टीम की ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई थिंक कि एक गोल अर्ली गोल खाने के बाद भी हम जब मैच को
चेज कर रहे थे, तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छा था कि सारे कूल काम थे और हमारे को मालूम था कि गोल के चांस आएंगे, हमने बस वो एग्जीक्यूट करने हैं। क्या लगता है कि मलेशिया का तो बाधा पार हो गई, लेकिन अब चाइना है सामने, तो जिस तरह से चाइना ने कोरिया के खिलाफ गेम दिखाया है, तो अब आप, हालांकि ग्रुप दौर में आप लोगों ने हराया चाइना को, लेकिन फिर भी क्योंकि अहम मुकाबला रहेगा, तो किस तरह का और कुछ चेंजेस जो है वो आप अपने खेल में लाएंगे या टीम अपने खेल में लाएगी? आई थिंक सर चाइना काफ़ी अच्छी टीम है और आई गेस कि चाइना, मलेशिया, कोरिया, आई थिंक इनका सेम स्टैंडर्ड सबका है। अभी हम अपने ऊपर ही फोकस पे ध्यान देंगे और उस पर ज़्यादा देंगे कि हमारा जो फाइनल का एग्जीक्यूशन हो गया या मैच चेज हो गया, हम मैच चेज ना करें, बाकी हम दूसरी टीमों को मैच चेज कराएं, तो उसके ऊपर अभी हम ध्यान देंगे। जो कल ड्रॉ हुआ था या फिर कहें कोरिया के खिलाफ जो ड्रॉ आप लोगों ने खेला था, क्या उसके बाद कहीं ना कहीं टीम मीटिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं बातें हुई होंगी कि किस तरह से अब अगले जो है वो आगे लेकर के जाना है कैंपेन को, तो क्या कुछ कोच का रोल था, क्या कुछ बातें आप लोग हुई? हालांकि आप ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। सर हमारी सर बात हुई थी, आई थिंक कि हमारा हेड्स अप था, वही हमारा सबसे मेन मोटिव था कि हेड्स अप करना है, और उसके बाद मैच में जो हो गया ठीक है, बट अगर हम देखें कि नेगेटिव देखें, हम मैच हारे नहीं थे, हमने मैच ड्रॉ किया था और हम मैच चेज कर रहे थे, तो जो भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट थे हमने उसके ऊपर ध्यान दिया और उसका हमने यही बोला था कि जो फाइनल एग्जीक्यूशन है हमारी अच्छी चाहिए, और ये मैच में आपने देखा ही है। वर्ल्ड कप के लिए ये अहम मुकाबला है, क्योंकि क्वालिफाई आप कर जाएंगे सीधे वर्ल्ड कप के लिए, तो ये बात भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाती है? नहीं सर, नहीं, आई थिंक कि बिल्कुल भी नहीं। हम हर एक मैच को मैच बाय मैच देख रहे हैं और हमने हमारा मेन मोटिव यही है कि हम हर एक मैच जो है वो हम जीते और डोमिनेट करें, तो वही हमारा टास्क है। ऑल द बेस्ट आगे के मुकाबले के लिए। तो ये है हार्दिक सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का कोई दबाव जो है वो उनके ऊपर नहीं है और ना ही टीम पर कोई दबाव है। हालांकि अब मुकाबला जो रहेगा वो चीन के खिलाफ रहेगा, जिसे टीम ने ग्रुप दौर में मात दी थी, लेकिन अब ये सुपर 4 का मुकाबला है, तो यहाँ पे दबाव एक अलग तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करेगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और यहाँ लेते हैं एक और छोटे सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित, रिटायरमेंट प्लान के साथ सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीडी न्यूज पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। टीम की इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विवेक सागर प्रसाद के मुताबिक बेहतर तालमेल और गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता ने टीम को मलेशिया से आगे रखा। विवेक सागर प्रसाद से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार ने। विवेक सागर प्रसाद ने अपने खेल से एक बार फिर से दिखा दिया कि वो भारतीय टीम के लिए कितने कीमती हैं। विवेक, बहुत अहम मुकाबला था, क्योंकि यहाँ अगर हारते तो फिर जो कैंपेन था एशिया कप का वो डिरेल हो सकता था, तो किस तरह से पूरा अनुभव रहा, उसको बताइए। हम लोग पहले से प्रिपेयर थे, नो डाउट कि जो लास्ट मैच था कोरिया के साथ अनएक्सपेक्टेड था कि जो हमने प्लान करके आए थे सेम रहा, लेकिन जो हम लोग के मिस चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन उसी टाइम हम लोगों ने फोकस किया कि नेक्स्ट जो आने वाला मलेशिया नो डाउट की अच्छी टीम है, काफ़ी फुर्ती टीम है और एक्सपीरियंस टीम है, तो हम लोग ने प्लान यही किया था कि जितना हो सके स्ट्रक्चर में रहे, विद बॉल हो या विदाउट बॉल, ताकि हम लोग डिसिप्लिन होकर जो हम लोग के चांसेस मिस हुए उसको हम आसानी से इस मैच में कर पाएं। तो जिस तरह से एक पासेस को कलेक्ट करना और उसके बाद उसको लेकर के आगे बढ़ना, आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और तेजी और थोड़ा सा और वर्कआउट करने की जरूरत है? ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने प्लान किया है कि कैसे स्ट्रक्चर में रहें। नो डाउट कि टर्नओवर के बाद हम लोग का क्या प्लान है वो भी है। काउंटर में नो डाउट इंडिया हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 है, बेस्ट है, और कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम लोग उनकी गलतियों को अवेयर करके हम लोग चांसेस क्रिएट करके गोल में तब्दील करें। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा आपके लिए टफेस्ट ओपोनेंट के तौर पे रहा है? आई थिंक देखा जाए तो मेरे ख्याल से सभी टीमें जो मलेशिया, चाइना टॉप 4 की टीम है, ये चाइना इंक्लूडिंग
ये लोगों ने काफ़ी टफ फाइट दी है और मैं हम लोग इंडिया टीम पे आऊँगा कि हम लोग के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि लाइक हम अगर गोल डाउन भी हैं तो हम लोग इतना भरोसा है हम लोग के आसपास में आपसी प्लेयर में कि हम लोग गोल को निकाल के जीत दिला सकते हैं। इस मैच की बात करें खास तौर से मलेशिया के खिलाफ, तो क्या कुछ आपको लगता है टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का? टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा कि जो फॉरवर्ड का कनेक्शन रहा, क्योंकि कंपेयर टू लास्ट मैचेस जो रहे और इस मैच में जो कनेक्शन आपस में जो तालमेल रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा था। आगे के मैचेस के लिए किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा जो आपके लिए ही नहीं केवल पूरी टीम के लिए एक बेनिफिट के तौर पर सामने आए? कोशिश ये करेंगे बॉल जितना हो सके बॉल पोजीशन अपने पास रखें और जो आउटकम्स है डी के अंदर जाने के बाद हम लोग आउटकम्स निकालें, पीसी या गोल शॉट में उसको तब्दील करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है विवेक सागर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोशिश यही रहेगी कि अपने गेम को इसी लय पे बरकरार रखें ताकि आगे जो चुनौती है उसको पार करने में कामयाबी हासिल हो। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनोज वाजपेयी एक नए अवतार में नजर आएंगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज की फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे 5 सितंबर को OTT पर रिलीज हो रही है। सच्ची घटना पर बनी क्राइम थ्रिलर में मनोज एक कुख्यात अपराधी को पकड़ते हुए नजर आएंगे। हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने अभिनेता मनोज वाजपेयी से खास बातचीत की। फ्राइडे स्पेशल में हमारे साथ हैं इस वक्त मनोज वाजपेयी, जो एक बार फिर अपने नए अवतार में आ रहे हैं। मनोज, एक बार फिर पुलिस के किरदार में, लेकिन इस बार असल जिंदगी के किरदार को आप पर्दे पे ला रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है और पूरा नाम थोड़ा बताइए? इंस्पेक्टर झेंडे, झ से झंडा, बोलिए झंडा, झंडा, झेंडे, झेंडे, बस हो गया। पर काफी पूरा नाम है इसमें, मतलब क्योंकि ट्रेलर में एक सीन है जो भी आपका नाम है, यही से जो भी नहीं, हाँ, मधुकर बापूराव झेंडे। तो ये बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा था और उसके अलावा भी बहुत सारे इनके कारनामे हैं। और सबसे सैड बात यह है कि जिस आदमी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल को 2 बार पकड़ा अपने जीवन काल में, एक 28 साल की उम्र में, एक 49 की उम्र में, उनको बाकी हिंदुस्तान नहीं जानता है। तो ये हमारा एक सलाम है उनको इंस्पेक्टर झेंडे के रूप में। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है और काफ़ी कॉमिक अंदाज भी है इसमें। किस तरह से आप देखते हैं कि जो आपकी छवि है एक आम आदमी की और एक पुलिस वाले किरदार में तो हमने पहले भी देखा, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग से होकर आएगा? बहुत कम, यह पहली बार होगा कि पुलिस वाला पूरी शिद्दत के साथ ड्यूटी करेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं तो इस बार OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है फिल्म, काफ़ी खास कहानी है, एक रियल लाइफ हीरो को ये पहचान दिलाने का एक प्रयास है। जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर भी देख लेते हैं। UPSC की प्रतिभा सेतु डिजिटल पोर्टल उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका साबित हो रहा है जो बेहद काबिल हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं है, लेकिन मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। प्रतिभा सेतु एक अनोखा डिजिटल मंच है जिसका मकसद मेहनती लेकिन अंतिम चयन से चूक गए उम्मीदवारों के लिए दूसरा मौका उपलब्ध कराना है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में UPSC की एक बड़ी पहल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अब UPSC परीक्षा देने वाले काबिल लेकिन अंतिम चयन से चूक गए अभ्यर्थियों को भी मिलेगा सुनहरे करियर का एक नया मौका। ये अवसर मिलेगा उन्हें प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। प्रतिभा सेतु यानी प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स UPSC का एक अनोखा डिजिटल मंच है। इसका मकसद है मेहनती लेकिन अंतिम चयन से चूक गए उम्मीदवारों के लिए दूसरा मौका उपलब्ध कराना। UPSC की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। इस पहल का मकसद है उन मेधावी उम्मीदवारों को दूसरी अच्छी और बड़ी नौकरी के लिए एक और मौका देना जो UPSC की कठिन परीक्षा की सभी चरणों को पार करने के बावजूद अंतिम मेरिट में नहीं आ सके। ये केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को
यूपीएससी परीक्षाओं के गैर सिफारिश प्राप्त लेकिन योग्य उम्मीदवारों से जोड़ता है। चयन करने वाले संगठन एक आसान डैशबोर्ड के जरिए उम्मीदवारों के बायोडेटा को देख सकते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनका चयन कर सकते हैं। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। फिलहाल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीडीएस, मेडिकल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज सहित कई यूपीएससी परीक्षाओं के 10,000 से अधिक उम्मीदवारों की प्रोफाइल उपलब्ध है। प्रतिभा सेतु की यह पहल न केवल संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि मेहनती और योग्य युवाओं को अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने का पुल भी प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई जीएसटी दरों को लेकर राजनीतिक जगत जहां तारीफ कर रहा है, तो अर्थशास्त्रियों से लेकर उद्योगपति भी आपको बता दें कि इस बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। और जानकारों का मानना है कि जीएसटी दरें कम होने से लोगों की जेब में पैसा बचेगा, जिससे वो अतिरिक्त खरीदारी करेंगे और बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा। उद्योग जगत ने कहा है कि आम लोगों को अब सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। नए जीएसटी सुधार से भारत की विकास यात्रा को गति मिलेगी। जीएसटी को लेकर नए सुधार न केवल आम आदमी के लिए वरदान साबित होंगे, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। विभिन्न सेक्टर के विशेषज्ञ और उद्योग जगत ने भी जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एमएमएफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वो इस जीएसटी 2.0 ऐलान द्वारा अभी ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कॉटन के समान 5% पे पहुंच गई है। फाइबर, यार्न, फैब्रिक सभी 5% है। और ये जो ऐलान है कि जीएसटी 5% तक सीमित रहेगा 2,500 रुपए के गारमेंट तक, उससे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। I congratulate the government for this much timed, very well thought of and much needed financial stimulus that the government has given to the domestic industry. Turbulent times are going on and the American exports have been directly hit with the heavy tariffs, and in such situation the reduction of high GST slab rates will definitely boost domestic purchase, will boost domestic demand, and the companies will have a lot of options to push their products in the domestic market. An important step towards GST reforms, which is bold and brave. The earlier 4 slabs of GST, 5%, 12%, 18% and 28%, has now been reduced to only 2 slabs of 5% and 18%. In fact, 175 consumer items, important consumer items, have witnessed a decline in GST rates from 18% to 5%. उद्योग जगत का मानना है कि ये सुधार न केवल आम जनता की खरीदने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, बल्कि लोगों की बचत करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले इन सुधारों का उद्योग जगत खुले दिल से स्वागत कर रहा है। A very pleasant surprise and a wonderful gift by the Honorable Finance Minister to us. This particular slabs of 5% and 18% is a very welcoming thing. And if you can see, the 5% is on the mostly on the essential commodities, which is very, very welcoming and which really help the middle class to increase their purchasing capacity. Not only increasing the purchasing capacity, but also give room more for their savings. The decision taken by the GST Council today is a historic step in the welfare of the general public. The sports goods and toys both have been brought to the category of 5%, which will benefit the public at large because both the items are used by the children,
and the rate of 5% will definitely help the Indian families. The government of India has announced a major relief for the Indian chemical sector by reducing the goods and services tax, that is GST, on important chemicals, especially feedstocks such as sulfuric acid, nitric acid, ammonia and other important chemicals. जरूरतमंदों, किसानों और मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत नए जीएसटी रिफॉर्म देश में स्वास्थ्य सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से भी बेहतर माहौल बनाने में कारगर साबित होंगे। अजय मिश्रा, गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए करने के अपने रुख को भारत ने फिर से दोहराया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि यूक्रेन संघर्ष जल्द खत्म करने वाले राजनयिक प्रयासों को नई दिल्ली अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने गुरुवार को यूएन में ये बात कही। पार्थानेनी हरीश ने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। Mr. President, India continues to remain concerned over the situation in Ukraine. We maintain that the loss of innocent lives is unacceptable and no solution can be found on the battlefield. India has consistently advocated that the path of dialogue and diplomacy is the only way forward to end the ongoing conflict in Ukraine, no matter how insurmountable such a course may appear. The wholehearted participation and commitment of all stakeholders are critical for lasting peace. Mr. President, India welcomes recent positive developments in this direction. We endorse the summit meeting in Alaska between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. We appreciate the progress made at the Alaska summit. और थाईलैंड की संसद में प्रधानमंत्री के पद के लिए मतदान चल रहा है। आज जो भी पीएम चुना जाएगा वो देश का 2 साल में तीसरा प्रधानमंत्री होगा। इससे ही थाईलैंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का पता चल जाता है। साथ ही ये मतदान उस समय हो रहा है जब थक्सिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भाग गए। उनके परिवार की पार्टी फ्यू था इस वक्त गहरे अंतर्कलह से जूझ रही है। थक्सिन, जो पिछले 2 दशकों से थाईलैंड की सत्ता संघर्ष की केंद्रीय शख्सियत रहे हैं, उनके अचानक देश छोड़ने से सत्ता संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि विश्लेषकों का कहना है कि थाईलैंड की राजनीति एक बार फिर पुराने पैटर्न की ओर लौट रही है, जहां थक्सिन समर्थक ताकतों और पारंपरिक रूढ़िवादी धड़े के बीच संघर्ष और ज्यादा तेज हो सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विशेष फंड रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोल 2025 के नाम से ये कार्यक्रम नेपाल वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैंसर केयर नेपाल की ओर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। इस फंड रेजिंग कार्यक्रम का उद्देश्य नेपाल में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना और कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।